आज हर हाथ में मोबाइल है। मोबाइल का जितना प्रचलन फायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी। खासकर बच्चों में मोबाइल की आदत तेजी से बढ़ रही है, जो एक नशा जैसा हो गया है। आज बच्चे मैदान खेल से ज्यादा टीवी और मोबाइल पर व्यस्त हो गए हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं कई बच्चे तो मोबाइल गेम के चक्कर में पिता के ऑनलाइन खाते से जमा की गई राशि को भी पार कर रहे हैं। यह कोई नया मामला नहीं है। बीते फरवरी में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरभि नगर निवासी जिस पिता के खाते में बेटे ने ऑनलाइन मोबाइल गेम खरीदने के लिए 1,70,000 रुपये पार कर दिए थे, एक माह बाद फिर उसी बेटे ने पिता के खाते से एक सप्ताह में फ्री फायर गेम में गन लेने और गेम के अन्य संसाधन लेने 70,000 रुपये पार कर दिए, जिसका पता पिता को बैंक जाने पर चला। मिली जानकारी के अनुसार सुरभि नगर निवासी किशोर कुमार को बीते 22 फरवरी को पता चला कि उसके खाते से 1,70,000 रुपये किसी ने निकाल लिए हैं, जिसकी शिकायत साइबर सेल में किए जाने के बाद पता चला कि उनके खाते से निकले 1,70,000 रुपये किसी और ने नहीं बल्कि उनके पुत्र ने मोबाइल गेम फ्री फायर के लिए निकाले हैं। जिसकी जानकारी के बाद कोतवाली पुलिस ने पिता को सलाह दी थी कि वह अपने मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सभी एप्लीकेशन को हटा दे और बच्चे पर ध्यान रखे। जिसके एक माह बाद फिर किशोर कुमार के खाते से निकले 27,000 रुपये की जांच में यह सामने आया कि 20 से लेकर 27 मार्च तक उनके ही पुत्र ने पुनः मोबाइल में एप्लीकेशन लोड कर न केवल फ्री फायर गेम के ऑनलाइन संसाधन खरीदे बल्कि ई वॉलेट से ही मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाने पर रिचार्ज करवाया, जिसके बाद से पुत्र के पिता और पुलिस के होश फाख्ता हैं। एक है आवेदन आया था हमारे पास में अभी, उनका 12 साल का बेटा है, 6वीं क्लास में पढ़ता है और उसको पूर्व में भी इस तरह का उसके द्वारा कृत्य किया गया था। एक फ्री फायर गेम्स है जिसको वो खेलता था और फ्री फायर गेम्स में जो भी इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए उसने अपने पिता के बैंक अकाउंट्स को फ़ोन पे में लिंक करके या फिर फ़ोन पे से और दूसरे भी ई वॉलेट गूगल पे से रिचार्ज वगैरह किया था। इससे पूर्व भी 2 माह पहले उसको लगभग 1.5 माह पहले उसको यहाँ पे लाया गया था, आवेदन दिया गया था आवेदक के द्वारा, तब उसको समझाइश दे के हमने छोड़ दिए थे। आज पुनः वो आवेदक फिर से आया, उसके बैंक स्टेटमेंट वगैरह हमने चेक करी तो उनके फ़ोन को जब हमने चेक किया तो फ़ोन में यही सामने आया कि फ्री फायर गेम्स उनके फ़ोन में फिर से इंस्टॉल था, फ़ोन पे उनके इसमें फिर से इंस्टॉल था और जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में जब चेक किया गया तो उस गेम का सब्सक्रिप्शन लिया गया हुआ था। सब्सक्रिप्शन लेने में होता क्या है कि यदि भी हम किसी गेम्स का हमने सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसका सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाता है और अकाउंट से अमाउंट जो वो डिडक्ट होते जाता है। बच्चे ने इससे पहले भी जब आए थे एप्लीकेशन वगैरह दी गई थी तो उसमें हमने ये पाया था कि उसने डायमंड्स बंडल खरीदने के लिए या फिर फ्री फायर में जो भी इक्विपमेंट वगैरह खरीदने हैं उसके लिए उसने रिचार्ज किया था फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से। और अभी भी यही तथ्य सामने आया कि जब उसका फ़ोन हमने चेक किया आवेदक का तो उसके इसमें फ़ोन पे इंस्टॉल था, फ़ोन पे से ही उस फ्री फायर गेम्स में जो भी इक्विपमेंट वगैरह खरीदने हैं या डायमंड पॉइंट्स खरीदने हैं उसके लिए उसने रिडीम कोड्स का इस्तेमाल किया और उनको परचेज़ किया। कितनी राशि है और कितने बार निकालेगी? लगभग 27,000 रुपये है। ये 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के बीच में उसके अकाउंट से पैसे निकले हैं। ये सब देखने बाद फादर ने अपना अकाउंट तो होल्ड करा दिया है। गौरतलब हो कि फरवरी में कोतवाली पुलिस को साइबर फ्रॉड को लेकर एक अभिभावक ने शिकायत की थी कि उसके ऑनलाइन वॉलेट से 1,70,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। 22 फरवरी को नगर के सुरभि नगर निवासी किशोर कुमार से मिली इस शिकायत की जब साइबर सेल से जांच की गई तो पुलिस के सामने पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। पुलिस को जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता के फोन पे, गूगल पे और एटीएम वॉलेट से उसके 10 वर्षीय पुत्र ने ही ऑनलाइन गेम में आईडी बनाने और फ्री फायर इक्विपमेंट खरीदने के लिए बालक ने ही 1,70,000 रुपये उड़ा दिए हैं। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 64,000 रुपये वापस कराए हैं, लेकिन बच्चे के मोबाइल खेलने पर ध्यान न देने का खामियाजा एक पिता को 1,06,000 रुपये के नुकसान के रूप में उठाना पड़ा। पुलिस जानकारी में ये बात भी सामने आई कि बालक पिता के ई वॉलेट से लगातार 2 सालों से पैसे निकाल रहा था, जिसकी भनक तक परिजनों को नहीं लगी। पुलिस की माने तो इकलौता बेटा होने के कारण वह परिवार का लाडला था और यही लाडला बेटा पिता के खाते से लगातार रकम ऑनलाइन गेम की लत के कारण निकालता रहा। लाडले बेटे ने पिता के खाते से कभी 5, कभी 10 तो कभी 20,000 रुपये निकाले और इससे वह फ्री फायर ऑनलाइन गेम की आईडी अपने ही परिचित बड़े उम्र के उन लड़कों से खरीदी जो ये गेम खेलती थी।
हालांकि यह पहला मामला नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गेम के लिए इतनी बड़ी राशि पहली बार है। पुलिस ने बताया था कि पुत्र ने YouTube से बालक ने UPI पिन तक जनरेट करना सीख लिया था और इसी से उसने राशि निकाली, जिससे जानकार अभिभावक और पुलिस भी हैरत में थी। लेकिन दूसरी बार फिर उसी हरकत ने पुलिस और अभिभावक को हक्का बक्का कर दिया। वहीं पुलिस ने एक बार फिर अभिभावक को समझाया है कि वह बेटी से एंड्रॉयड मोबाइल दूर कर दे और स्वयं भी कीपैड मोबाइल का उपयोग करे। अपने खातों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद कर दे और पैसों का भुगतान केवल चेक के माध्यम से ही करे। कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि बच्चा मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलने का आदी हो गया है, जो जल्द खत्म नहीं हो सकती है। उसके लिए अभिभावक को अभी से उससे मोबाइल दूर रखना होगा। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से दूर रखें और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मैदानी खेल खेलने दें। साथ ही यदि किसी काम से वह मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करता है तो उस पर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, वहीं अब परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी भी पेपर लीक होने से अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार 28 मार्च को मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में ओबीसी महासभा द्वारा परीक्षा में बैठे आवेदकों को लेकर परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, ताकि कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार की परीक्षा रद्द कराने के लिए विवश करे, जिससे परीक्षा में बैठे लाखों लाख आवेदकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल होने पर प्रदेश में बवाल मच गया था। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पेपर लीक होने की जानकारी शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने पेपर लीक कांड में अपनी बात रखते हुए कहा था कि परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, जिसमें मोबाइल फोन वर्जित है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री के मौजूदा OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम के मोबाइल पर 25 मार्च को संपन्न 35 पृष्ठीय प्रश्न पत्र और आंसर शीट कैसे पहुंच गई। मिश्रा ने उनका मोबाइल जब्त कर निष्पक्ष जांच कराई जाने की भी मांग की थी। वहीं अब आवेदक भी सामने आकर परीक्षा रद्द कराने और मामले की निष्पक्ष जांच कर पुनः परीक्षा एक ही दिन में आयोजित किए जाने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में ओबीसी महासभा और आवेदकों ने जिला प्रशासन और कांग्रेस जिला प्रभारी पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक हिना कावरे, पार्टी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत को ज्ञापन सौंपा और युवा आवेदकों के हित में परीक्षा को निरस्त करवाए जाने की मांग रखी। हम लोग जो शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में विगत 11 वर्षों के बाद में आयोजित कराई जा रही है। विगत 25 तारीख को इस परीक्षा का एक पर्चा लीक हुआ, जिसके कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो युवा है वो बहुत आक्रोश में। इस तरीके से जो पर्चा लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारे मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे 4-4, 5-5 साल पढ़ाई करते, विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाते, अपने गांव से आकर जिला मुख्यालय में या इंदौर, जबलपुर बड़े बड़े शहरों में जाके अध्ययन करते हैं, आज उनके भविष्य की हत्या इस सरकार ने कर दी है। लाखों बच्चों के भविष्य की हत्या का कोई जिम्मेदार है आज तो व्यापम है। और व्यापम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पे चल रहा है। हम विगत कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं, जब से हम समझदार हुए हैं, व्यापम जब कोई भी परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित कराता है तो कहीं ना कहीं विवादों में आती है। इसके पहले में भी व्यापम के कई फर्जीवाड़े मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं और अभी भी वो रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं, पुलिस की भी जो अभी विगत दिनों परीक्षा आयोजित की गई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो, ये जो निजी एजेंसी परीक्षा आयोजित करा रही है, इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये सरकारी संस्थानों के माध्यम से होना चाहिए। जो जिला मुख्यालयों में जो परीक्षा के सेंटर दिए जाते, निजी संस्थानों को सेंटर दिए जाते, ये लोग सेंटर लेकर उसमें फर्जीवाड़ा करते। तो हमारी मांग है कि निजी सेंटरों के बजाय जो उस जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, कंप्यूटर कॉलेज हो, पीजी कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, ऐसी जगह में सेंटर बनाया जाना चाहिए। और वहाँ पे जो ड्यूटी लगाई जाती है वो सरकारी अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की लगाई जाना चाहिए, ना कि प्राइवेट लोगों। कलेक्ट्रेट पहुंचे ओबीसी महासभा और आवेदकों ने व्यापम घोटाला बंद करो, शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करो, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करो जैसे नारे लगाए।
25 मार्च को मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाली आवेदक युवती ने कहा कि उसने 25 मार्च को प्रातः की पाली में पेपर दिया था, जिसके लीक होने की जानकारी के बाद अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह पूरे साल अपने भविष्य को लेकर इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। जहां उन्हें दिया गया पेपर सिलेबस से बाहर था, वहीं पेपर लीक हो जाना हम जैसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। हमारी सरकार से मांग है कि इस मामले में पूरी जांच कर पेपर लीक करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और परीक्षा को रद्द कर पुनः कराया जाए एवं परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। मेरा 25 तारीख को 9 से 9:30 से 12 वाली शिफ्ट में सरदार पटेल में सेंटर था एग्ज़ाम में, और मैं भी यही चाहती हूँ कि वर्ग 3 पात्रता परीक्षा निरस्त की जाए और नए तरीके से नए सिरे से यह परीक्षा ली जाए, वो भी ऑफलाइन तरीके से ली जाए, वो भी एक ही दिन में संपन्न की जाए। ये प्राइवेट समितियों को टेंडर ना देते हुए सरकारी तरीके से इसकी अच्छे से परीक्षा ली जाए। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी था और जो प्रश्न थे वो भी जो है कई बार ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूजन वाले हैं, एटलीस्ट वर्ग 3 के अकॉर्डिंग नहीं था पेपर हो रहा। आपका क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल सही बोलना है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया था। एटलीस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पेपर दीजिए कम से कम हमको, और ऐसे बिना सिलेबस के एग्जाम करा रहे हैं, ऊपर से आप लोग ऐसे लीक हो रहा है पेपर, तो हमारा तो मतलब शिक्षक भविष्य पूरा खराब हो रहा है ना। हम रात दिन मेहनत करके परीक्षा देने जाते हैं ताकि उससे जाते हैं कि हम ताकि क्वालिफाई हो तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो आप एग्जाम और ऊपर से फिर पेपर को लीक करा रहे हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए? कितनी मेहनत करेंगे हम और कब तक करेंगे? सारी लाइफ करते रहेंगे क्या? बताइए आप। यही हमारी सरकार से मांग है कि इसकी मतलब अच्छे से जांच की जाए, परीक्षा निरस्त की जाए और कार्रवाई की जाए। प्रदेश में सत्ता के तख्ता पलट के बाद प्रदेश में सत्ता संभाली भाजपा के शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते संगठन स्तर पर मिले निर्देश के बाद विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सरकार के 2 सालों के कार्यों को जनता के बीच रखें। इसी कड़ी में गत दिवस भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार बैहर पहुंचे थे, जहां बैहर पहुंचने पर भाजयुमो और भाजपा संगठन पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे, भाजपा महामंत्री सुरेंद्र गुड्डा मरकाम, बैहर भाजयुमो प्रभारी उज्जवल श्रीवास्तव, भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर, मंडल अध्यक्ष विजय कटियार, नीरज सुराना, महेंद्र तिवारी, श्री जायसवाल, प्रशांत जैन, सिवनी जिला अध्यक्ष राहंग डाले, राजेश गायकवाड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा और भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा कि वैसे तो वे पहले भी बैहर आ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से संगठन पदाधिकारी के दायित्व से आज वह पहली बार बैहर पहुंचे हैं और यहां संगठन ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया है उसके लिए वह नमन करते हैं। प्रेस से चर्चा करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने 2 साल में प्रदेश सरकार और संगठन के किए गए कार्यों को रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 सालों के कार्यकाल का गुणगान किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जब सिमी का बोलबाला था तब भाजपा सरकार ने ही प्रदेश को सिमी के आतंक से मुक्त कराया। यही नहीं बल्कि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने धर्मांतरण को लेकर कानून लाया ताकि लॉ जिहाद के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोका जा सके। विधेयक मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई है, जिसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि पहले जैसे धर्मांतरण कराया जाता था और झूठे तरीके से लॉ जिहाद जैसे जो मामले होते थे, जिसमें किसी सामान्य युवती को बहला फुसला कर उससे विवाह करने का जो एक प्रयास दूसरे धर्म के लोग करते थे, उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार अध्यादेश लेकर आई है, धर्म स्वातंत्र विधेयक लेकर आई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर रेप करने वालों को फांसी देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके पहले अभी लगातार रतलाम में एक घटना हुई, रायसेन में एक घटना हुई और सिवनी में एक घटना हुई, जिसमें अपराधियों के घर को जमोदोज करने का काम मध्य प्रदेश के शासन ने किया। मध्य प्रदेश में इसके पहले जब 2003 के पहले शासन रहा और लंबे समय सिमी का आतंक रहा, मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहर उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, सिवनी, भोपाल जो प्रभावित रहे, लेकिन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से सिमी का नामो निशान मिटाया। सिमी के आतंकवादियों ने जब मध्य प्रदेश की जेल से भागने का काम किया तो 24 घंटे के अंदर उनको पकड़कर
उनको उनके स्थान पर पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। इस प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, यदि हम सच्चे अर्थों में सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन की बात करें, तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार केंद्र सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सच्चे अर्थों में सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन अपने कार्यों से आगे बढ़ रहा है। अन्यथा प्रदेश की जनता ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को भी देखा है, जब प्रदेश में अराजकता का माहौल था। कोरोना की कोई तैयारी सरकार ने नहीं की थी। लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रही थी और आदिवासियों को गैर हिंदू बताया जा रहा था। लेकिन आज प्रदेश में सरकार और संगठन प्रदेश की जनता के हितों को लेकर काम कर रही है, जिससे प्रदेश स्वर्णिम और आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है। 28 एवं 29 मार्च को ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों में खासा असर पड़ा है। यहां ट्रेड यूनियनों से जुड़े अधिकारी कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के अधिकारी और कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे बीएसएनएल के कार्यों पर असर पड़ा है। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन साहिब लाल माहुले ने बताया कि हमारा विरोध केंद्र सरकार से है। आज हायर स्पीड डाटा की मांग है और बीएसएनएल वही पुरानी स्पीड पर चल रहा है। विगत 2019 से हाई स्पीड डाटा की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए 4G उपकरण की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं है। जहां प्रतिस्पर्धा की अन्य कंपनियां 4G और 5G के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, वहीं सरकारी उपक्रम होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा 4G उपकरण प्रदान नहीं किए जाने से लगता है कि सरकार बीएसएनएल को बंद करना चाहती है। सरकार में ही सरकारी उपक्रम समस्या से जूझ रहे हैं, जो सबसे बड़ी विडंबना है। बीएसएनएल कर्मी उमेद लाल टेमरे ने कहा कि मोदी सरकार एक और बीएसएनएल को डंडा पकड़ा रही है, वहीं दूसरों को तलवार दे रही है। ऐसे में कैसे बीएसएनएल प्राइवेट ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, जो सोचा जा सकता है। हमें तो लगता है कि सरकार बीएसएनएल का अस्तित्व ही खत्म करने में तुली है। आज जो हड़ताल है केंद्र सरकार के खिलाफ है कि केंद्र सरकार से हमारा विभाग सन 2019 से 4G नेटवर्क मांग रहा है, लेकिन सरकार बोलती है कि हम आज देंगे कल देंगे, लेकिन अभी तक हमको 4G नेटवर्क का उपकरण नहीं मिला। क्या मांग है आप लोगों? बस हम लोगों की मांग यही है कि हमें 4G उपकरण शीघ्र दिया जाए, क्योंकि आज जनता के बीच में हायर स्पीड डाटा की मांग है और हम 2G और 3G पे चल रहे हैं, और अन्य जो प्राइवेट ऑपरेटर है वो 4G और 5G की ओर चल रहे हैं, जबकि सरकार के उपक्रम होते हुए भी हम 4G की मांग कर रहे हैं और हमें 4G नहीं मिल रहा है। यही विडंबना है हमारी और विभाग के, इसलिए हम सब कर्मचारी और हमारे जो उच्च पदाधिकारी है सर्कल लेवल और ऑल इंडिया लेवल के सभी लोग आज 2 दिन की हड़ताल। इस दौरान बीएसएनएल अधिकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन रद्द करने, बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिकल फाइबर का मुद्रीकरण नहीं करने, एनपीएस को रद्द कर ओपीएस को लागू करने सहित न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि करने की अपनी पुरानी मांग रखते हुए मांगों के समर्थन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्य नितिन ब्रह्मे, एसएल माहुले, एचएस बनोधे, यूएल टेमरे, शिवलाल सोनबिरसे, लिखन भोयर, श्रीचंद बोरीकर, अमरदीप ठौकर, अलकापुरी गोस्वामी, दत्तात्रेय कुलूवर, अभिजीत सूर्यवंशी सहित अन्य साथी उपस्थित थे।